नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आप जारी रखे होंगे। मित्रों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हिंदी वर्णमाला के कुछ स्वर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग YouTube थंबनेल पर ही देख सकते हैं कि यह परीक्षा चाहे आपकी यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो या ख़ास करके यूपी सिपाही हो या जितने भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए अब वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसका भाग पहला हमने करवा दिया है। आप हमारे YouTube चैनल हिंदी वीर गुरुजी पर जा कर के देख सकते हैं और वीडियो को लाइक, और यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपका सुझाव विचारणीय रहेगा, स्वागत योग्य रहेगा और हमारे चैनल हिंदी वीर गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे तो कुछ स्वरों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी से हर्ष स्वर पढ़ते हैं। हर्ष स्वर क्या होता है मित्रों? ऐसे स्वर जिनको हम जब उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते के समय हमें कम ऊर्जा लगानी पड़े या कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं प्रश्न। तो ये हर्ष स्वर होते कुल हैं 4 होते हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ये ऋषि। ये 4 हर्ष स्वर होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर यानी जिन स्वर वर्णों को बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं क्योंकि हम हर एक पॉइंट को नोट करा रहे हैं, और जब आप नोट कर लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नहीं तो आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये हर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वर्णमाला से, हर परीक्षा में 4-5 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। सुनने में, पढ़ने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं इसमें जिसको करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उन सभी बातों को सरल करेंगे। दीर्घ स्वर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है मित्रों? कि जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे चलते हैं हम लोग। संयुक्त स्वर क्या होता है मित्रों? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। देख लेते हैं। ये जो ए है, ए, आए, ओ और आपका आओ है, ये बना है आ और ई से मिलकर के ए बने हैं। आ और ए मिलकर के आई बना है। आ और ऊ मिलकर के ओ बना है। आ और ओ मिलकर के आओ बना है। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग स्वर को लगभग पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कुछ और इसमें सुझाव देना है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारे ऐसे दोस्त जो हमारे वीडियो को देखते हैं, कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें आप सुधार करिए, तो वो भी विचारणीय है। व्यंजन हम पढ़ते हैं। व्यंजन होता कैसे है? इसकी परिभाषा को यदि हम देखें कि स्वर की सहायता से, साधारण शब्दों में स्वर की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। आपसे यह पूछा जा रहा है, एक हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं आगे। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? एक प्रश्न यहीं से बहुत बनता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगर कहाँ से कहाँ तक होगा पूछा जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक?
का से लेकर के माँ तक जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारित होने में या बोलने में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर इसमें एक हमने और पॉइंट लिखा है, वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? वर्गीय व्यंजन इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को कहते हैं क्योंकि इनको हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग कहते हैं। इसलिए इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें आता क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा करके आता है और इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ है। कहाँ पर है? कंठ है। कहाँ पर है? कंठ है। और ये जो चा वर्ग वाले हैं इनका जो चा, छा, जा, झा, इया है, इनका उच्चारण स्थान तालु है। और ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ये जो ता, था, दा, धा, ना है, इनका उच्चारण क्या है? दंत है। पा, फा, बाभा है, इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। यहाँ पर ओष्ठ लिखा है, ओष्ठ होता है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है। ऐसे करके इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको याद करना क्या है कि का से लेकर के जो माँ तक होते हैं, का वर्ग, इसको याद रखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको यानी का से लेकर के माँ तक 25 वर्ण होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, यानी 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, इसमें कुल 25 हो जाएगा। इसको कंठ से उच्चारण होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसको बोलते समय हमारी जिह्वा अत्यधिक घर्षण करती है या ऊष्मा बाहर निकालती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, सा, खा, सा और हा होते हैं। इसको और भी नाम एक कहा जाता है, इसको तालव्य सा बोलते हैं, मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको दंत सा बोलते हैं। और ये हा तो है ही है। मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अंतस्थ व्यंजन से। बहुत ही बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, या पूछा जाता है निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो या, रा, ला, वा याद कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आप अगर देखा जाए तो इतनी जितना अभी पॉइंट यहाँ पर आपने देखा, यहाँ से हर परीक्षा में 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है मित्रों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अब आगे बात करते हैं मित्रों संयुक्त व्यंजन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं या 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा है तो ये पूछा जाता है का और सा से मिलकर के बना है, अच्छा। त्रा जैसे है तो ता और रा से मिलकर के बना है। ज्ञा जो बना है जा और या से मिलकर के बना है। और ये जो सरा बना है, ये जो सरा बना है, ये सा और रा से मिलकर के है, सरा से बना हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छा के पहले कौन सा वर्ण आता है। तो छा के पहले मित्रों आता है का वर्ण आता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित कि इस छा के पहले कौन वर्ण आता है। तो यहाँ पर आता है का वर्ण आता है। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं मित्रों? अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग क्या होता है। वीडियो में पीछे अगर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर इनको हम वर्ग दे सकते हैं। जैसे पहले इसको 1, 2, 3, 4 और 5 समझ में आ गया। यानी जितने ये हैं 1 हैं, ये 2 समझ लीजिए, ये 3 समझ लीजिए, ये 4 समझ लीजिए, ये 5 समझ लीजिए। 1, 2, 3 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 समझ लीजिए। अब वीडियो में आगे चलते हैं तो समझ में आ जाएगा।
देखिए अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी यहाँ कर देखा जाए का, गा और अंगा। अंतस्थ, अंतस्थ क्या है, या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। आपको याद करना है सबसे अच्छे तरीके से। अल्प प्राण एक सूत्र बना लीजिए, 135 प्लस अंतस्थ, सूत्र बना लीजिए आप, 135 प्लस अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं, या, रा, ला और। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जितनी परीक्षाएं होंगी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आप समझ गए। वर्ग का यानी का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, अंगा में पहला, तीसरा और पांचवा, और प्लस में अंतस्थ या, रा, ला क्या है, अल्प प्राण है। आप ऐसे करके याद कर लीजिए, सूत्र बना लीजिए। सूत्र लिख करके 135 प्लस अंतस्थ रट डालिए, 135 प्लस अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। अब आगे मित्रों देखते हैं वीडियो में महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण क्या होता है, 24 प्लस ऊष्म। याद कर लीजिए आप, 24 प्लस ऊष्म। 24 का मतलब जैसे होता है, यहाँ पर अगर लिखें हम तो जैसे ये का, खा, गा, घा और अंगा, तो इसमें से दूसरा कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है, ये पांचवा है। तो दूसरा वर्ण ले लीजिए और चौथा ले लीजिए, और सा, ख, सा, हा ले लीजिए। ये क्या हो जाते हैं, ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जितने पांचों वर्गीय हैं, यानी यहाँ से लेकर के पूरे ये और ये पूरे ये, यानी खा, छा, ठा, था, फा और क्या है, घा, झा, ढा, धा, मा। इसी प्रकार से अल्पप्राण में भी, इसी प्रकार से महाप्राण में भी। अब घोष देख लेते हैं। घोष को घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। इनको कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, घोष और सघोष किसे कहते हैं। तो याद कर लीजिए 345, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग से तीसरा, चौथे से तात्पर्य क्या है बेटा, जैसे ये है मित्रों, का, खा, गा, घा और अंगा है, तो तीसरा कौन आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार से पांचों, का वर्ग का भी, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, यानी सभी के। चा वर्ग की में बात करेंगे तो चा, छा, झा, इया और टा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर टा वर्ग की बात करें, टा और ठा, डा, ढा और अणा में, यानी तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से पांचों में। आइए याद कर लीजिए आप, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर, जितने भी स्वर आएंगे, स्वर कितने हैं, 11 हैं। या, रा, ला और वा, ये सभी क्या हैं, घोष, या इनको घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष को क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी वीडियो। और अघोष किसे कहते हैं, यानी सघोष या घोष के अतिरिक्त जितने भी वर्ण बचते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी मित्रों। अगर पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।